नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राघव सोंदेला स्मार्ट निवेश पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी इमर्जिंग कंपनी के बारे में बात करेंगे जो नॉन फेरस रिसाइकलिंग सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और मैनेजमेंट का ग्रोथ विजन कैसा है, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कंपनी हमारी मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में फिट हो पाती है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, जिस सेक्टर को ये कंपनी बिलोंग करती है वो है रिसाइकलिंग सेक्टर। ये सेक्टर अब तक एक स्क्रैप का बिजनेस समझा जाता था, लेकिन अब ये एक हाईटेक ऑर्गेनाइज्ड और मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है। ये सेक्टर अभी अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूव कर रहा है, जिसमें पहले 80 to 90% काम छोटे और अनऑर्गेनाइज प्लेयर करते थे। अभी बड़ी बड़ी कंपनियां एडवांस टेक्नोलॉजी और बड़े प्लांट्स के साथ में मार्केट शेयर कैप्चर करती जा रही हैं। अगर इसमें देखें तो सेगमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेटल, फेरस, नॉन फेरस दोनों हो सकता है। उसके बाद ई वेस्ट हो सकता है, इसमें लैपटॉप, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ सकते हैं। प्लास्टिक्स एंड टायर हो सकते हैं, जो यूज टायर होते हैं उनको रिसाइकिल करना होता है उसमें, या फिर बैटरी रिसाइकलिंग हो सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से लिथियम आयन बैटरी रिसाइकिल का क्रेज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा पुश मिल रहा है इस सेक्टर को, जो कि टेलविंड की तरह काम करेगा, जिसमें ERP मैंडेट है, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसीज आती जा रही हैं, EV बूम हो रहा है, बैटरी मैनेजमेंट रूल्स बढ़ते जा रहे हैं, और ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट एंड ग्रीन प्रीमियम की तरफ से इस सेक्टर को एक टेलविंड की तरह मिल रहा है। तो अगले आने वाले 5 सालों में रिसाइकलिंग सेक्टर इंडिया का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर निकल के आ सकता है। गवर्नमेंट के कड़े नियम, सस्टेनेबिलिटी का प्रेशर और डोमेस्टिक स्क्रैप की बढ़ती अवेलेबिलिटी से इस सेक्टर के लिए सबसे बड़ी टेलविंड साबित हो सकती है। तो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में हम बात करें, कि आप जान पा रहे हैं कि ये कंपनी का नाम क्या है? जी हाँ, इस कंपनी का नाम है जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड। ये कंपनी इको फ्रेंडली मेटल रिसाइकलिंग पियोनियर है, जो कि जैन मेटल ग्रुप को एक सब्सिडी है। अगर ओवरव्यू के बारे में बात करें कंपनी का, तो ये एक लीडिंग प्लेयर है इन मेटल प्लास्टिक रिसाइकलिंग में, जो कि लेड, कॉपर, जिंक और प्लास्टिक को बीच से रिकवर करता है। कंपनी के पास में अच्छी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में फैसिलिटीज़ हैं स्क्रैप को हैंडल करने के लिए। इको फ्रेंडली सेफ ऑपरेशंस करती है ये कंपनी ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को कैटर करती है। सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट की बात करें तो रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट एंड रीयूजिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट को ये कंपनी हैंडल करती है। अगर इस कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात करें तो जैन मेटल ग्रुप से जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। एक लीडिंग कंपनी है जो नॉन फेरस मेटल और प्लास्टिक रिसाइकलिंग में काम करती है। ये कंपनी लेड, कॉपर, जिंक और प्लास्टिक को इंडस्ट्री स्क्रैप और यूज्ड बैटरी से रिकवर करती है। कंपनी का सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है वो कॉपर से आता है, जो कि 55% है। उसके अलावा लेड से 40% के आसपास आता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम इस कंपनी के लिए 4% का कंट्रीब्यूशन करता है और अदर से 1% का कंट्रीब्यूशन है। इसके लेड इंगोट लंदन मेटल एक्सचेंज से रजिस्टर्ड हैं, जो कि इसकी इंटरनेशनल क्वालिटी को प्रूव करते हैं। तो जैन रिसोर्स का जो फोकस है वो कार्बन फुटप्रिंट कम करना, इंडस्ट्रियल वेस्ट का रीयूज करना और इनका जो इंडिया के ग्रीन इंडस्ट्रियल ग्रोथ में अपना योगदान बढ़ाना है। कंपनी के क्लाइंट नेशनल मीन्स इंडिया से और इंटरनेशनल लेवल पे हैं, दोनों जगह से हैं, और जो कि ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस करते हैं। इस कंपनी के अगर कोर बिजनेस के ऑपरेशंस के बारे में बात करें तो लेड, कॉपर रिकवरी। तो कंपनी का प्लांट लेड बैटरी स्क्रैप और कॉपर स्लैग से हाई प्योरिटी लेड इंगोट और प्योर कॉपर एक्सट्रैक्ट करता है। यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट रिफाइनिंग मशीन का यूज़ किया जाता है, जो कि मिनिमल कार्बन इमिशन प्रोड्यूस करता है। तो इसका रिसाइकिल देखें तो कुछ इस तरह से बन के आता है, जहाँ पर यूज्ड बैटरीज को कलेक्ट किया जाता है, उनको ब्रेक और सेपरेट किया जाता है लेड, प्लास्टिक एंड एसिड के रूप में। उसके बाद इनकी स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग प्रोसेस होती है और कॉपर एक्सट्रैक्शन होता है। उसके बाद में कुछ इस तरह के इंगोट्स निकल के आते हैं, जो कि कुछ इस बार टाइप के दिखते हैं। ये कॉपर बार हैं और ये लेड बार्स हैं। तो इनको लेड इंगोट या फिर कॉपर इंगोट
बोला जाता है, और ये कुछ या फिर बायर्स के रूप में भी कॉपर जो है कलेक्ट किया सकता है। तो इनको लेड इंगोट, कॉपर रॉड्स या रिसाइकिल प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स बोला जाता है। दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं जिंक एंड प्लास्टिक अपसाइक्लिंग के बारे में। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट का जिंक रिकवर करना और लेड बैटरी प्लास्टिक कवर्स को इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोपिलिन ग्रेनुलस में कन्वर्ट करना, वेस्ट मटेरियल को जीरो लैंडफिल पॉलिसी के साथ में सर्कुलर इकोनॉमी में लाना इस कंपनी का एक मिशन है। तो जिंक एंड प्लास्टिक का जो रिसाइकलिंग होता है वो कुछ इस तरह से निकल के आता है और फाइनली कुछ रिसाइकल प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं। तो इसके स्टेप्स हैं, प्रोसेस स्टेप्स रिकवर करने के लिए। कंपनी के की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो कंपनी के पास में एडवांस R&D फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो कंटिन्यूस इनोवेशन पर फोकस करती हैं। कंपनी के पास में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो कि लार्ज स्केल प्रोसेसिंग प्लांट विद हाई ऑटोमेटेड मशीनरी हैं जो कि स्टीम लाइनिंग करती हैं रॉ स्केल प्रोसेसिंग को बहुत तेजी के साथ में। इको फ्रेंडली स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करें तो कंपनी का जो फोकस है वो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए सेफ ऑपरेशनल प्रोसीजर डिजाइन और एग्जीक्यूट किया जाना है। अगर इस कंपनी के मॉडर्न फैसिलिटी के बारे में बात करें तो स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो कि जहां इंडस्ट्रियल मटेरियल स्टेप को सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ में प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस कंट्रोल और पोल्यूशन फिल्ट्रेशन सेटअप फुली ऑपरेशनल हैं जो सेफ एंड क्लीन सराउंडिंग जनरेट करने में मददगार होते हैं। अगर इस कंपनी का जो रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में बात करें तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही जगह से आता है। डोमेस्टिक से इस कंपनी का जो रेवेन्यू आता है 38% है और एक्सपोर्ट से जो आता है वो 62% है। डोमेस्टिक में जो इंटरनेशनल है उसमें चाइना, सिंगापुर, साउथ कोरिया ये मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया से इसका 37% रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी के अगर टॉप 5 की कस्टमर के बारे में बात करें तो वो कंपनी के लिए 40.6% रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करते हैं और टॉप 10 की बारे में बात करें तो अराउंड 51.6% रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करते हैं। इनकी अगर स्ट्रेंथ देखें तो 70% जो कस्टमर हैं वो हाई कस्टमर रिटेंशन रेवेन्यू फ्रॉम रिपीट कस्टमर से आता है। 350 प्लस के आसपास इस कंपनी के पास में कस्टमर्स। की कस्टमर्स की बारे में बात करें तो इसमें RR केबल है, वेदांता है, हिंडोल्को है, अमारा राजा बैटरी है, लिमनेस है, कुछ इंटरनेशनल भी हैं जैसे कि ट्राफिगोरा, राइजिंग, निसान मोटर कॉरपोरेशन एटसेट्रा। तो प्रोडक्ट आउटपुट कैपेबिलिटी के बारे में बात करें तो जो रिसाइकिल होने के बाद जिस तरह के जो इंगोट्स निकल के आते हैं इनका वेरियस इंडस्ट्री में अलग अलग यूसेज होता है। तो कुछ इस तरह का ओवरऑल इनका जो प्रोडक्ट ये तुम्हारा लेड का हो गया, ये कॉपर का है, ये एल्यूमिनियम का निकल के आया और ये प्लास्टिक और टिन बन के निकलता है। तो इसमें प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू के स्प्लिट की बात करें तो 55% इसका जो रेवेन्यू है वो कॉपर एंड कॉपर इंगोट से आता है और 40% रेवेन्यू लेड एंड लेड अलॉय इंगोट से निकल करके आता है। कुछ कंपनी जो ग्रीन स्टडी हाइलाइट्स हैं इनके बारे में सर्कुलर इकोनॉमी अलाइनमेंट है, मेटल वेस्ट मटेरियल को सेफ सर्कुलर लूप्स में रिसाइकिल किया जाता है। जीरो इमिशन टारगेट है कंपनी का, ऑटोमेटेड एयर फिल्ट्रेशन बैक हाउसेस इंश्योर पर्टिकुलर इमिशन लेवल कंट्रोल लिमिट में रहकर के रिड्यूस किया जा सके और एनर्जी एफिशिएंट रेसिप्रोकेटिंग फर्नेसेस कम एनर्जी कंजम्पशन के साथ में हाई एफिशिएंसी थ्रूपुट एंड मेटल रिकवरी लेवल अचीव किए जाने में मदद करती हैं। और कंपनी जो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गाइडलाइंस को अंदर ऑपरेशन स्टैंडर्ड प्रोसेस वेरीफाई किए जाते हैं। तो इस तरह से ये इनका जो पूरा कंटिन्यूस फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी ESG प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है कंपनी। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो कंपनी आज की डेट में 350 रुपीज़ की शेयर प्राइस पर अवेलेबल है जिसकी वजह से इसका मार्केट कैप है वो 12,072 करोड़ का बनता है। लास्ट 3 ईयर्स का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 46% का है जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। डेट टू इक्विटी अगर देखें तो 0.82 का है जो कि मैनेजेबल है और टारगेट 3 ईयर्स के जो रिटर्न रेशियोज हैं लास्ट 3 ईयर्स के वो ROC 37% और ROE 25% है जो कि काफ़ी अच्छे माने जाएंगे। जो करंट कैपेसिटी की अगर कंपनी की बात करें तो जो लेड कैपेसिटी है वो अराउंड 48,000 मीट्रिक टन पर एनम की है, कॉपर कैपेसिटी 12,000 मीट्रिक टन पर एनम की है और प्लास्टिक कैपेसिटी अराउंड 8,500 मीट्रिक टन पर एनम की है। आगे के ग्रोथ स्ट्रेटेजी देखें कंपनी के तो कंपनी ने अभी 2026 के Q4 में कॉपर एनोड की फैसिलिटी शुरू हो चुकी है जो कि अराउंड 750 to 800 मीट्रिक टन पर मंथ की कैपेसिटी से चालू हो चुकी है जो अगले साल के लिए रॉ मटेरियल बेस सेट करेगा।
2027 के अगर ग्रोथ के बारे में बात करें तो Q1 में कॉपर कैथोड प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा, जो कि अगेन 750 मीट्रिक टन पर मंथ कैपेसिटी ऐड करेगा, और टोटल में Q3 2027 तक ये कैपेसिटी डबल होकर के अराउंड 1500 मीट्रिक टन पर मंथ हो जाएगी। 2028 में कंपनी ये भी करेगी, जो कि CNY ग्रुप के साथ में हमें US बेस्ड ग्रुप है, तो उसके मदद से ये अहमदाबाद में गुजरात में प्लांट लगाएंगे, जिसकी कैपेसिटी 72,000 मीट्रिक टन पर एनम स्क्रैप प्रोसेस करेगा। ये FY28 में फुली चालू हो जाएगा, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा अपनी टॉप लाइन, इस कंपनी के टॉप लाइन में 650 करोड़ का। 2029-30 बंद तक की कंपनी के देखें तो 3 नए वर्टिकल में उतरने का प्लान है, ई वेस्ट, ऑटोमोटिव टायर्स एंड सोलर पैनल रिसाइकलिंग में। तो ये कंपनी अभी गुमिडी पुंडी में जो एक्सपेंड कर रही है 6.5 एकर्स लैंड लेके शिपकोट इंडस्ट्रियल एस्टेट में, तो वहाँ पे ये कंपनी कॉपर कैथोड के लेवल का जो मटेरियल है वो रेडी करेगी, और उससे फिर हाई क्वालिटी के कॉपर एंड वायर रॉड्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ से कॉपर जनरेट होगा, जो कि वेरियस इंडस्ट्री में आगे चल करके यूज़ होगा। तो इस कंपनी के टोटल में किस तरह से प्लान है इसको आगे बढ़ाने का, जो गुमिडी पुंडी में है, वो उसके बारे में बात करी गई है। अगर शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रमोटर्स के पास काफ़ी अच्छी स्टेक है 73.59%, पब्लिक के पास 13.34%, DI के पास 10% है, और FI के पास में 3% के अराउंड होल्डिंग है। अगर कंपनी के रिस्क के बारे में बात करें तो कंपनी ROC काफ़ी अच्छे मेंटेन कर रही है। एट द सेम टाइम कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं वो नेगेटिव हैं। अगर कैश फ्लो इंप्रूव नहीं हुए तो लिक्विडिटी स्क्वीज हो सकती है। रॉ मटेरियल के बारे में बात करें तो कंपनी का 75% से लेकर के 80% तक का मटेरियल स्क्रैप ग्लोबल मार्केट से इंपोर्ट होता है। किसी भी तरह के रेड सी में क्राइसिस या ग्लोबल शिपिंग कॉस्ट बढ़ने से इनका मार्जिन में दबाव आ सकता है। अगर एग्जीक्यूशन रिस्क के बारे में बात करें फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की, तो कंपनी का अगले 3 साल का जो मेजर स्ट्रक्चर ग्रोथ उनके गुमिडी पुंडी प्लांट पर डिपेंड करता है। किसी भी कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट में डिले, अप्रूवल इशू हो सकते हैं, सेटअप लैग हो सकता है, टेक इंस्टॉलेशन हो सकता है, कंपनी के रेवेन्यू गाइडेंस को फेल कर सकता है, जो कि एक रिस्क के तौर पर देखा जा सकता है। अगर इस कंपनी के पीयर से कंपेयर करें तो इसको ग्रेविटा और पॉन्डी ऑक्साइड से कंपेयर कर सकते हैं। तो इन तीनों के जो इनमें पी देखें तो जेन का 34.8 मल्टीपल है, ग्रेविटा का 32.6 है, और पॉन्डी का 29x है। लेकिन एट द सेम टाइम ROE देखें तो जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग का काफ़ी अच्छा है, जो कि 30%, ग्रेविटा का 16.8% और पॉन्डी ऑक्साइड का 20% के आसपास है। तो ये तीनों कंपनी अपने अपने अलग अलग सेगमेंट में थोड़ा फोकस करती हैं, जहाँ पे जेन रिसोर्स कॉपर, लेड और एग्रेसिव वैल्यू एड प्लांट्स पे फोकस कर रही है, वहीं पे ग्रेविटा ग्लोबल लेड स्मेल्टिंग और एल्यूमिनियम फोकस कर रही है एंड प्लास्टिक रिसाइकलिंग पे। पॉन्डी ऑक्साइड के बारे में बात करें तो लेड स्मेल्टिंग और अपकमिंग लिथियम आयन कैपेक्स पे फोकस ज़्यादा कर रही है ये कंपनी। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि कंपनी के अगले 5 साल के ग्रोथ प्लान किस तरह के हैं। तो अभी तक ये ऐसा लगता है कि कंपनी हमारे मल्टीबैगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में फिट हो रही है, क्योंकि कंपनी का साइज छोटा है, सेक्टर के टेलविंड्स काफ़ी अच्छे हैं, और एक लंबा रनवे मिल रहा है कंपनी को परफॉर्म करने के लिए अगले 5 से 10 साल के लिए। तो ये कंपनी हमको लगता है कि एक पोटेंशियल मल्टीबैगर कैंडिडेट बन सकती है आगे चल के, अगर अजम्पशन जो लिए जा रहे हैं कि मैनेजमेंट की जो ग्रोथ प्लान है वो एज इट इज आगे जाके टाइम पे डिलीवरी कर पाएँ। तो दोस्तों इस कंपनी में अगर बाइंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो अभी करंट प्राइसेस का 350 रुपीज़ है, तो 330 से लेकर 350 की रेंज में इसको एंट्री मार सकते हैं 50% अलोकेशन के साथ में। नेक्स्ट फिर वेट करेंगे सम करेक्शन का 300 से लेकर के 310 के बीच में, तो वहाँ पे 30% चंक ऐड किया जा सकता है। उसके बाद हम ब्रेकआउट लेवल का इंतजार करेंगे जो कि 380 रुपीज़ के आसपास में बनता है। अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है तो रिमेनिंग 20% का एड ऑन उस टाइम पे किया जा सकता है। दोस्तों इस कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है क्राइसिल की तरफ से वो A+ है, जो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, स्टेबल है, जो कि कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में दिखाती है कि कंपनी का ओवरऑल जो ग्रुप का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा है और फाइनेंशियल रिस्क काफ़ी मैनेजेबल है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट रिटर्न ट्रेजेक्ट्री अगले 4-5 साल का जो मैंने प्रेडिक्ट किया है इस कंपनी का जो
target price based on the growth plan and P and EPS historical basis and based on the growth how it can vary। तो 2027 का जो इसमें जो प्रेडिक्टेड टारगेट प्राइस बनता है वो 490 से लेकर के 510 रुपीज़ का बनता है। 2028 का जो है 650 से लेकर के 750 की रेंज में बैठता है और 2031 का जो बनता है 1500 से लेकर के 1750 रुपीज़ के आसपास में बैठता है। रीजन वही 5 साल वाले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके बेसिस पर ये टारगेट प्राइस बनता है। तो दोस्तों अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो मोतीलाल ओसवाल ने इस कंपनी के अगले 1 साल का जो टारगेट दिया है वो 560 रुपीज़ का दिया है, जो कि हमारे 1 साल के टारगेट प्राइस से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि इस कंपनी की अगर समराइज करें तो कोर कैपेबिलिटीज मार्केट लीडर है, रिकवर्स लेड कॉपर जिंक एंड बैटरी प्लास्टिक, लंदन मेटल एक्सचेंज पे ये रजिस्टर्ड है जो कि इसकी क्वालिटी को शो करता है। इसके रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में बात करें तो 50% कॉपर से और 40% लेड से आता है। टॉप टीयर क्लाइंट्स के बारे में बात करें, मित्सुबिशी, निसान, हिंडेल्को, वेदांता ये इसके टॉप क्लाइंट्स हैं। फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करें तो मार्केट कैप 12,072 करोड़ का है। कंपनी की ग्रोथ काफ़ी शानदार है जो कि 46% के CAGR से ग्रो कर रही है लास्ट 3 साल से। रिटर्न रेशियो बहुत सॉलिड है। प्रमोटर का ट्रस्ट काफ़ी अच्छा है, सॉलिड है इस कंपनी में, अराउंड 73.59% होल्डिंग के साथ। कंपनी के अगले 5 साल के जो ग्रोथ प्लान हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ईयर ऑन ईयर हमने इसके बारे में डिस्कस किया और कंपनी की रिस्क भी देखी जो कि फ्री कैश फ्लो है कंपनी का नेगेटिव है और कंपनी की जो इंपोर्ट लाइन्स है वो 75 से 80% इंपोर्ट पर डिपेंड करती है दूसरे कंट्रीज से। और एग्जीक्यूशन जो टाइमलाइन है, क्रिटिकल डेफिनेशन, फास्ट कंप्लायंस ऑफ न्यू प्लान्स टाइमली कंप्लीट होने चाहिए, नहीं तो रिस्क बढ़ सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में थोड़ा सा और देखने की कोशिश करें तो जेन रिसोर्स 350 प्राइस का क्लोजिंग है ऑन 25 जून। मार्केट कैप 12,062 के आसपास है। ROC 25, ROE 30 का है। लास्ट 3 साल का ROE 37% का और ROC 25% का, जो काफ़ी शानदार बोला जाएगा। कोई भी प्रमोटर का शेयर प्लेज नहीं है। कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात करें तो लास्ट 3 साल का जो ग्रोथ है सेल्स का वो 46%, प्रॉफिट का 57% और TTM बेसिस पर भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करी हुई है ये कंपनी। और शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो 73.59 प्रमोटर्स होल्डिंग रखते हैं, DII और FII मिलकर के अराउंड 13%, बाकी जो है 13.3% के आसपास में पब्लिक के पास है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से है और काफ़ी फंडामेंटली सॉलिड कंपनी लग रही है ये। तो दोस्तों ये वीडियो किसी भी तरह के बाई सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। स्टॉक मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। तो दोस्तों आपको अगर हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं राघव सुंदेला मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में स्मार्ट निवेश पाठशाला पर। तब तक के लिए आप अपने हेल्थ और वेल्थ का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।